हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू एसपी सर क्लासेस। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे एसएसटी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, जिसमें हमारे 25 क्वेश्चंस रहेंगे और एक से बढ़कर के एक क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम आपका 28 दिसंबर 2022 में हुआ था। ये उसके कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली रिपीटेड हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को हम बेहतर तरीके से समझेंगे, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए जितने PYQs आप कर लेते हैं उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को ठीक से समझते हुए चलते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है, देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है यहां से। क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन तमिलनाडु में डैश की बस्तियों को उर कहते थे। यानी कि प्राचीन तमिलनाडु में डैश की बस्तियों को, किसकी बस्तियों को, किन लोगों की बस्तियों को, व्यापारियों की बस्तियों को, या जो कुलीन परिवार हुआ करते थे उनकी बस्तियों को, किसानों की बस्तियों को, या फिर शिल्पकारों की बस्तियों को उर कहते थे। आपको बताते चले, जो किसान हुआ करते थे, जो पीजेंट्स होते थे, जिनको खेती हर भी कहते हैं, इन लोगों की जो बस्तियां होती थी, इन लोगों के जो छोटे छोटे ग्राम यानी गांव हुआ करते थे, उनको उर कहते थे। उनको उर जो है नाम की संज्ञा दी गई है, ठीक है। ग्राम या इसको हम उर भी, ठीक है। ग्राम या उर जो है ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। इनके ये छोटे छोटे गांव हुआ करते थे किसान लोगों के, उनको उर कहा जाता था प्राचीन तमिलनाडु में, ठीक है। यानी कि किसानों की बस्तियों को उर कहते थे। बात क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है, उत्तराधिकार की सहदायाद प्रथा का अर्थ डैश है। क्या है? उत्तराधिकार की सहदायाद जो प्रथा है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, उत्तराधिकार की दो प्रथाएं हैं, उत्तराधिकार की दो परंपराएं हैं। एक परंपरा है जिसको हम ज्येष्ठाधिकार कहते हैं, एक परंपरा है जिसको ज्येष्ठाधिकार कहते हैं, और जो दूसरी परंपरा है उसको सहदायाद कहते हैं। क्या कहते हैं? सहदायाद। ये उत्तराधिकार की दो प्रथाएं हैं, समझिए इस बात को। अब ये जो ज्येष्ठाधिकार है परंपरा, इसमें क्या होता है कि जो राजा का सबसे बड़ा बेटा होता है, जो ज्येष्ठ पुत्र होता था, उसको राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाता था, ठीक है। वो राज्य का उत्तराधिकारी होता था, जो सबसे ज्येष्ठ होता था, जो सबसे बड़ा होता था। और जो सहदायाद की प्रथा है, सहदायाद में जो बाकी सभी पुत्र होते थे, बाकी जो भी पुत्र बचे, इस ज्येष्ठ पुत्र को छोड़ करके वो राजा की सारी विरासत उन सभी पुत्रों में बराबर बराबर बांट दी जाती थी। ये सहदायाद प्रथा है। ज्येष्ठाधिकार में जो सबसे बड़ा बेटा है उसको राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाता था, और बाकी जितने भी पुत्र बचे उसमें जो भी विरासत है उसको बराबर बराबर बांट दिया जाता था। तो कुल मिलाकर के सभी पुत्रों और पुत्रियों के, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही है हमारा, सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन करना, यह जो है सहदायाद प्रथा कहलाती है। और इसमें क्या है कि जो ये मुगल काल में जो है इसी परंपरा का पालन किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कहता है कि मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है। मराठी भाषा में जो भक्ति गीत लिखे गए हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? उनको अभंग नाम से जाना जाता था। किस नाम से? अभंग नाम से, ठीक है। मराठी में लिखे हुए भक्ति गीत हैं जिनको अभंग नाम से जाना जाता है। आपको बताते चलें कि जो संत तुकाराम है, कौन? जो संत तुकाराम है, इन्होंने अपने जितने भी मराठी भाषा में जो भी भक्ति गीत लिखे, जो कीर्तन, उसके जरिए इन्होंने एक बड़े पैमाने पर लोगों को धार्मिक और सामाजिक तौर पर जागरूक करने का काम किया था संत तुकाराम ने। ओके, यहाँ पे जो ऑप्शन आपका रहेगा वो डी ऑप्शन बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होता था? घुमंतु का मतलब क्या होता है भैया? घुमंतु ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह टिककर नहीं रहते, बल्कि रोजी रोटी की तलाश में यहां से वहां घूमते रहते हैं, वो घुमंतु कहलाते हैं। और घुमंतु खेती का मतलब होता है कि ऐसे घूमने वाले लोग, जहां इनको अच्छी जमीन मिलती थी
खेती करने वाली उपजाऊ जमीन मिलती थी वहीं रुक करके और अपनी फसल उगाते थे, ठीक है। तो उसको बेवड़ कहा गया। क्या कहा गया? बेवड़, ठीक है। कौन सा शब्द? बेवड़ शब्द जो है ये मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होता था। घुमंतु खेती में लोग घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, जहां उनको उपजाऊ जमीन मिलती थी वहां अपनी फसल बोई, उसको काटी और उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट उपजाऊ जमीन की तलाश में आगे बढ़ गए। तो इस तरीके से ये शब्द बेवड़ कहा गया है यहाँ पे। अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि बैगा क्या है, बैगा का मतलब क्या है, तो हमारे मध्य भारत का एक आदिवासी समुदाय है। क्या है? एक आदिवासी समुदाय है। उस आदिवासी समुदाय को बैगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैगा कहा जाता है। बीघा, आपको पता है कि जो बीघा होती है, इस जमीन को हम बीघा में मापते हैं। जैसे आपके पास कितने बीघा जमीन है, मान लीजिए आपके पास, हमारे पास 10 बीघा जमीन है या 20 बीघा जमीन है। ओके, महल आप जानते हैं महल क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन है, किसने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांतों का विरोध किया था? वो कौन है जिसने जिन्ना के जो 2 राष्ट्र सिद्धांत थे उसका विरोध किया था? आपको बताते चलें कि बात 1937 की है। 1937 में एक चुनाव हुआ था जिसमें मुस्लिम लीग जो है उसकी बहुत बुरी तरीके से हार हुई या पराजय हुई, ठीक है। उस पराजय से व्यथित होकर के ये जो जिन्ना है, उस पराजय वो जो हुई, हार जो हुई मुस्लिम लीग की 1937 में चुनाव में, उससे व्यथित होकर के जिन्ना ने गांधी पर हिंदू राज्य स्थापित करने का आरोप लगाया। किस पर? गांधी जी पर, ठीक है। आरोप लगा करके सांप्रदायिकता को भड़काया और द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसका मौलाना आजाद ने विरोध किया था। किसने विरोध किया था? मौलाना आजाद ने। बात आप पूरी समझ गए। बात 1937 की है जिसमें जो चुनाव हुआ था उसमें मुस्लिम लीग की बुरी तरह हार हुई और उस हार से व्यथित होकर के जो जिन्ना था इसने 2 राष्ट्र सिद्धांत जो है कि लगाया और सांप्रदायिकता को भड़काया। और इससे क्या हुआ कि द्वि सिद्धांत का इसने प्रतिपादन किया और फिर मौलाना आजाद जो थे उन्होंने इसका विरोध किया। किसने? मौलाना आजाद ने विरोध किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने। क्वेश्चन कहता है, तिथि रेखा के अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये केवल जलीय भाग से होकर के गुजरती है। कहां से होकर के गुजरती है? केवल जलीय भाग से। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर, कहां की बात है? प्रशांत महासागर के बीचों बीच, प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। पूरे विश्व में एक रूपता बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा तैयार की गई थी और ये एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होते हुए विश्व को 2 भागों में बांटने का काम करती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर के गुजरती है, यानी कि प्रशांत महासागर के बीचों बीच से गुजरती है। बात क्लियर हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया है और वहां उसे बाज, ऐश, बीच के पीड़, फीजेड़, मोनाल पक्षी मिले। उसने निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया होगा? कौन सा? देखो, इसमें एक तो आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का दौरा किया होगा उसने, या शीतोष्ण पर्णपाती वन का दौरा किया है, शंकुधारी वन का, या फिर भूमध्य सागरीय वन। आपको बताते चलें कि उसने एक ऐसे स्थान, ऐसे क्षेत्र का दौरा किया जहां से बाज, ऐश, बीच के पेड़, फीजेड़, मोनाल पक्षी मिले हैं। तो वो ये सब चीजें कहाँ मिलती हैं? ये शीतोष्ण पर्णपाती वन में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? शीतोष्ण पर्णपाती जो वन क्षेत्र है वहां मिलती हैं। और उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं और ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, पश्चिम यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये जो वन होते हैं ये अपनी पत्तियां जो गर्म मौसम होता है या कहें कि शुष्क मौसम, ठीक है, शुष्क मौसम में ये अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं और यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष बांज, ऐश, बीच और फीजेड़ और मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो आपका शीतोष्ण पर्णपाती वन हो गया। क्या हो गया? शीतोष्ण पर्णपाती वन हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि
किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है? बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, वो क्षेत्र आपका टुंड्रा प्रदेश हो जाएगा। कौन सा प्रदेश? टुंड्रा प्रदेश में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। ठीक है, आर्कटिक सागर से आपको बताते चले डियर फ्रेंड, आर्कटिक सागर से लगने वाले निचले भूभाग टुंड्रा प्रदेश कहलाते हैं। कहां से? आर्कटिक सागर से जो लगने वाला जो निचला भूभाग है उसको टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। और यहाँ पे जो शीत ऋतु है वो बहुत लंबी और ठंडी होती है, जिस वजह से जो वनस्पति है वो यहाँ बहुत कम मिलती है। इनको जो है, इस प्रदेश को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। क्या नाम दिया गया है? इस प्रदेश को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। ओके, ऑप्शन क्लियर हुआ? ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि द डिपोजिशनल फीचर ऑफ द विंड इज कॉल्ड, यानी कि पवन के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? जो डिपोजिशनल फीचर है विंड का उसको लोएस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोएस कहते हैं। पवन द्वारा उड़ाई गई धूल के निक्षेप से निर्मित जमाव जो होता है उसको लोएस कहा गया है। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। कहाँ? चीन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास का अर्थ है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू। सतत विकास का अर्थ क्या होता है? मुख्यतः नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण या संसाधनों का सीमित उपयोग, अपनी संतानों एवं संबंधियों के लिए संसाधनों का बचाव, या फिर सतत विकास का अर्थ है सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, यानी कि जो भी संसाधन हैं उनको बचा करके रखना, केवल आवश्यकता पड़ने पर ही उनका प्रयोग करना और भविष्य के लिए बचाना। इसका मतलब होता है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी जो चीज हमको जितनी जरूरत है उसका सिर्फ उतना ही प्रयोग करना और फ्यूचर में यूज करने के लिए उसको बचा करके रखना, उसका संरक्षण करना ही आपका सतत विकास कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसमें जो डी रहेगा वो राइट हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं? चीन और मलेशिया और इंडोनेशिया जो हैं यह टिन के, किसके? टिन के अग्रणी उत्पादक देश हैं। वहीं पर अगर सीसा पूछ लेता, लेड पूछ लेता तो इसके लिए कौन कौन से देश आएंगे? चीन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ये तीन देश जो हैं वो लेड जो है उत्पादक के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वहीं पर अगर आपसे ये निकल पूछ ले तो निकल के लिए आप इंडोनेशिया, फिलीपींस और कनाडा, ये निकल के लिए बहुत महत्वपूर्ण देश माने जाते हैं। अगर जस्ता की बात होती तो आपके देश जैसे चीन है, पेरू है, ऑस्ट्रेलिया, ये जस्ता के अग्रणी उत्पादक देश माने जाते हैं। जो क्वेश्चन कहता है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टिन। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया ये जो है टिन खनिज के अग्रणी उत्पादक देश माने जाते हैं। ऑप्शन 27 का बी, क्वेश्चन 27 का बी जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि सीढ़ी नुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि, क्यों? जो सीढ़ी नुमा खेती होती है उसमें जमीन का जो छोटा टुकड़ा है उसके जो किनारे बनाए जाते हैं उनको ऊंचा उठा दिया जाता है, ऊपर उठा दिया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पानी के टुकड़ों के भीतर, ताकि जो है जो भी जमीन है, जो खेती है उसमें पानी रुका रहे। ठीक है, पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे। जो भी पानी है वो जमीन का जो भी टुकड़ा है ना, छोटा छोटा सा, उसके अंदर पानी रुका रहे, पानी निकल करके बाहर ना जाए, इसलिए उसकी जो किनारी होती है उसको ऊंचा कर दिया जाता है पानी रोकने के लिए। बात यहाँ तक क्लियर होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं। एक बाजार में पक्की दुकानें कौन सी होती हैं? जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं, लगातार यानी कंटिन्यू, अपना सुबह आए दुकान खोले, शाम को गए, है ना, नियमित रूप से उनकी दुकानें खुलती हैं। ठीक है, और एक लंबे समय से खुल रही हैं। जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस भी होता है। ठीक है, जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हुई हैं, या जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती हैं। देखिए, एक बाजार में
यहाँ पे पक्की दुकानों का मतलब क्या है? पक्की दुकानों का मतलब जो परमानेंट शॉप है, जो परमानेंट है, जो स्थायी दुकानें हैं। तो स्थायी दुकानें जहाँ के एक तो कर्मचारी भी नियमित होते हैं, दूसरी बात उनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस भी होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। तो हम किसके साथ जाएंगे? ए और बी दोनों यहाँ पे बातें आपकी सही हैं। ऑप्शन नंबर जो सेकंड जो बी रहेगा वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन इज द इलेक्टेड मेंबर्स इन अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कॉल्ड। नगर निगम में चुने गए सदस्यों को क्या कहते हैं? नगर निगम में चुने गए सदस्यों को पार्षद कहते हैं डियर फ्रेंड। क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं। हमारे संविधान में जो 74वां संशोधन हुआ था, 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से पार्षद का पद जो है वो मुख्य रूप से स्थानीय शहरी शासन के अंतर्गत आता है और इसका जो चुनाव है वो जनता के द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत आपका नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत की व्यवस्था की गई है। ओके, तो नगर निगम में चुने गए सदस्यों को पार्षद कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? देखिए, भारतीय संविधान का जो हमारा अनुच्छेद 164 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 के अकॉर्डिंग मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो फिर राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह से करेगा। पहले तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, फिर जो बाकी मंत्रियों को नियुक्त करना है उसमें राज्यपाल मुख्यमंत्री से सलाह लेगा, तब बाकी मंत्रियों की नियुक्ति होगी। ये ऐसा अनुच्छेद 164 के अकॉर्डिंग कहा गया है। बात इतनी क्लियर होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह क्या है? भारत में प्रशासन व्यवस्था के तहत सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह है क्या है? समुदायों की बड़ी संख्या। समुदायों की भारत में विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं और समुदाय की बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं। देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को संघवाद कहा जाता है, अर्थात सत्ता के बंटवारे के लिए सरकार के अलग अलग स्तर बनाए गए हैं। उसका मेन रीजन समुदायों की बड़ी संख्या है ना, अलग अलग संख्या में समुदाय हैं इस वजह से। फिर अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन इज आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कहता है निम्नलिखित में से कौन से भारत की संसद बनाते हैं? कौन है जो भारत की संसद बनाते हैं? भारत की संसद बनाने में पहला जो रोल है वो राष्ट्रपति जी का है और राष्ट्रपति के बाद जो संसद के अन्य दो सदन हैं, राष्ट्रपति के बाद हमारे संसद के जो दो अन्य सदन हैं, जिसमें एक लोकसभा हो गया, लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं, दूसरा राज्यसभा हो गया जिसको हम उच्च सदन कहते हैं, इनसे मिलकर के संसद बनती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका देखिए ए बी डी तीन सही है, ए बी डी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को डैश चाहिए? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को क्या चाहिए? किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब है कि राज्य किसी पर्टिकुलर धर्म को जो है समर्थन सपोर्ट नहीं देगा। ठीक है, मतलब क्योंकि एक राज्य में अलग अलग जाति धर्म को मानने वाले लोग हैं, है ना, समुदाय अलग अलग हैं, जिसकी जो इच्छा हो वो उस धर्म को मान सकता है। राज्य किसी पर कोई जो है दबाव नहीं डालता कि आप इस धर्म को मानो। ठीक है, सबको अपने अपने धर्म अपने अपने समुदाय के अकॉर्डिंग चलने की पूरी स्वतंत्रता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को किसी भी एक विशेष धर्म को समर्थन नहीं देना चाहिए। ऑप्शन सी जो है वह राइट हो जाता है। ये होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष में हम किसी एक विशेष धर्म को सपोर्ट नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि किसी समुदाय के घेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है, क्या होता है? देखिए, घेटोआइजेशन क्या है इसको समझिए। घेटोआइजेशन का मतलब है किसी भी अल्पसंख्यक जाति या समुदाय को बाकी अन्य बहुसंख्यक जाति या समुदाय से अलग कर देना घेटोआइजेशन कहलाता है। ऐसी जाति या समुदाय को
शहर या गांव के किसी भी कोने में एक अलग स्थान या रहने की जगह दे दी जाती है और इस प्रकार जो है किसी समुदाय के घेटोइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा ये होता है कि उसका बाकी समाज से अलगाव हो जाता है। समझ गए बात को? यानी कि इसमें जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक जाति या समुदाय है, उसको बाकी जो अन्य बहुसंख्यक जाति या समुदाय हैं उनसे अलग कर दिया जाता है। और फिर अगर गांव की बात है तो उसको गांव में किसी कोने में जगह दे दी गई, वहां जाके रहो, या कोई शहर है तो शहर में किसी कोने में जगह दे दी गई, एक अलग स्थान उसको दे दिया गया कि तुम वहां जाके रहो। ठीक है, यानी कि उसको उसका जो है बाकी समाज से उसको अलग कर दिया गया। बहुसंख्यक समाज ने अल्पसंख्यक लोगों को अलग कर दिया। ठीक है, तो उसका जो है बाकी समाज से अलगाव हो जाता है, यही घेटोइजेशन होता है। ऑप्शन ए यहां पे राइट हो गया। आप बात को अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को समझाने के लिए जो मुगल प्रशासन था, मुगल प्रशासन के जो भी कर्मचारी थे, है ना, कर्मियों की जो अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं हैं उनका उत्तरदायित्व क्या था, उसको समझने के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक उपयुक्त क्या होगा? सर्वेक्षण या रोल प्ले करना उनका, या टाइमलाइन समय सीमा, या फिर खुले अंत वाले प्रश्न पूछने से बच्चे इस चीज को समझ पाएंगे। देखिए, अगर हमें किसी की भूमिका को समझना है, हमें उसके उत्तरदायित्व को समझना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है उसका रोल प्ले करना, उसकी भूमिका निभाना। ठीक है, क्या होगा? भूमिका निभाना यानी रोल प्ले करना। भूमिका निभाना रोल प्ले में क्या है? इसके द्वारा बालक खुद को दूसरे की जगह पर रखकर और दूसरे की भावनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनने के अवसर प्राप्त करता है, जिससे जो है वो उन चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाता है, उसके भूमिकाओं को समझ पाता है, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ पाता है, क्योंकि उसके जगह पे अपने आप को रखता है। इससे उसकी जो समझ है वो भी बेहतर होती है। क्वेश्चन कहता है, और शायद ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपसे कहना चाहेंगे अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपकी क्या अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। चाहे आपको जो अच्छा लगे आप वो लिखिए। हम मतलब क्लासेस को और बेहतर तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस करवाई जाएं, एक्सप्लेन कैसा है, आपकी अपनी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। ठीक है, आपके कमेंट का दिल से स्वागत होगा। ये शायद आज आपका लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्लास का। लैंगिक, देखिए क्वेश्चन कहता है कि लैंगिक बराबरी, लैंगिक बराबरी का मतलब होता है जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी का मतलब होता है गर्ल्स और बॉयज में कोई भेदभाव नहीं, लड़के और लड़कियों में यानी कि स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं। ओके, लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए निम्न में से कौन से उदाहरण कक्षा में चर्चा के दौरान दिए जा सकते हैं? अगर क्लास में डिस्कशन हो रहा है तो उसमें कौन से उदाहरण दिए जा सकते हैं? जैसे राष्ट्रीय गान का उदाहरण, सुल्ताना का स्वप्न क्या था वो कहानी, मताधिकार आंदोलन, या फिर महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार होना चाहिए। तो इसमें सबसे बेहतर बात यह है कि देखिए लैंगिक बराबरी, जैसा मैंने बताया, लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं। जो काम लड़के कर सकते हैं लड़कियां भी कर सकती हैं, जो लड़कियां कर सकती हैं लड़के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक तो सुल्ताना का स्वप्न, हम कोई कहानी सुना सकते हैं कि सुल्ताना का स्वप्न क्या था, या कोई अलग कहानी हो सकती है जिसमें कोई लड़की है वो कोई अफसर बनना चाहती है, ऑफिसर बनना चाहती है, किसी बड़ी पोस्ट पर जाना चाहती है। मताधिकार आंदोलन, सबको बराबर मत देने का अधिकार है। महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार है। ये नहीं होगा कि लड़कियां सिर्फ सलवार सूट पहन सकती हैं, औरतें सिर्फ साड़ी ही पहनेंगी, ऐसा कुछ नहीं, उनकी जो इच्छा करे वो पहन सकते हैं, है ना। तो अपने अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार है उनको। तो बी सी डी तीन ऑप्शन यहाँ पे आपके बेहतर हैं, इसलिए हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, बी सी डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीयक स्रोत की तरह माना जा सकता है? देखिए, स्रोत दो तरह के होते हैं, एक तो आपके प्राथमिक स्रोत होते हैं, दूसरे द्वितीयक स्रोत होते हैं। ठीक है, प्राथमिक स्रोत वो होते हैं
जो हमें जिनके बारे में हमें डायरेक्ट सीधी जानकारी मिलती है। द्वितीयक वो होते हैं जो हमें कहीं से कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल मिल गया या और कहीं से हमें कोई जानकारी मिल रही है, ठीक है, जो चीज़ हमें घूम फिर के जिसके बारे में जानकारी मिल रही है वो द्वितीयक स्रोत हो गया, ठीक है। अब जैसे भुज में जो भूचाल आया था, उस भूचाल की फोटो अगर हमारे हाथ लग जाती है, हमको मिल जाती है, तो उस फोटो के माध्यम से हम उस भूचाल के बारे में जान पाएंगे, उसका विवरण हम समझ पाएंगे। तो ये हमें फोटो मिल गई, इस भूचाल की डायरेक्ट फोटो मिल गई ना, तो ये प्राथमिक स्रोत हो गया। ओके, इंदिरा गांधी को जो पत्र लिखे गए थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, वो पत्र सीधे हमारे हाथ लगे, ये प्राथमिक स्रोत हो गए, इनके माध्यम से हम उनके बारे में जान पाएंगे। महात्मा गांधी की जो पुस्तक है हिंद स्वराज, वो पुस्तक हमारी हाथ लगी, हमने उस पुस्तक के माध्यम से जाना, महात्मा गांधी के बारे में जाना, ठीक है, तो ये भी प्राथमिक स्रोत हो गया। द्वितीयक स्रोत क्या है? द्वितीयक स्रोत वे आंकड़े हैं जो किसी प्रकाशित या अप्रकाशित साधनों के द्वारा एकत्र किए जाते हैं, जैसे कुछ चीजों का कुछ जैसे न्यूज़पेपर है या कोई अदर आर्टिकल है जिसका पब्लिकेशन हुआ, ठीक है, कोई मैगजीन है, उनके माध्यम से हम दूसरी चीजों के बारे में जान रहे हैं, तो वो द्वितीयक हो गए। तो अकबरनामा पर जो लेख लिखे गए, ठीक है, लेखों के संपादित जो उसका जो संकलन है, ठीक है, वो द्वितीयक स्रोत हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से हमें कुछ चीज डायरेक्ट नहीं मिल पा रही है, हमें सीधे अकबरनामा का कुछ नहीं मिला, उसके अकबरनामा पर लेखों का जो संपादित संकलन था, वहां से हमने जो आर्टिकल्स थे उनके बारे में उसके माध्यम से हमने चीजों को समझा, तो ये सेकेंडरी हो गया, ये आपका द्वितीयक स्रोत हो गया। ओके, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह राइट हो जाता है। क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।